जय हिंद स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश की सीरीज में हमने इसके पहले सारे के सारे स्वतंत्रता आंदोलन है ना, हमने जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थे है ना, मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, वैसे देश में तो पूरे देश भर में गतिविधियां चल रही थी स्वतंत्रता के लिए, क्लियर है। लेकिन उस समय जो मध्य प्रदेश में हो रहा था वह सारे के सारे आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जो इम्पोर्टेंट है, झंडा आंदोलन क्या था, खिलाफत के समय क्या हो रहा था, असहयोग आंदोलन के समय मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, ये सारी चीज इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए, ठीक है ना। अब इसी में मेंस में क्या बोलते हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्य, कला, वास्तुकला, ये सभी हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम उठा रहे हैं साहित्य, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार को उठा रहे हैं और उन्हें रीड करना चालू करते हैं ना 2-3 क्लास में। प्राचीन, मध्य और आधुनिक और लोक साहित्यकार हैं जो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली स्लाइड देखते हैं। देखिए, तो यहाँ इतिहासकारों को भी डिवाइड किया है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में, ठीक है ना। ये देखिए, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, और यहाँ कुछ लोक साहित्यकार हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल प्राचीन, ठीक है ना। प्राचीन में कौन कौन से हैं? कालिदास हैं, भर्तृहरि हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन साहित्यकार में केशव दास हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं, जगनिक हैं और एक घाघ है, यहाँ नाम लिखा नहीं, ठीक है ना। जगनिक है, घाघ है। आधुनिक साहित्यकार में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। गजानन महादेव मुक्तिबोध है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रामोजी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है ना। और वहीं लोक साहित्यकार में सिंगा जी और ठीक है ना। तो इसके लिए 2-3 वीडियो अपन देखेंगे, जिसमें अपन आज देख लेते हैं क्या, प्राचीन काल के साहित्यकार, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किससे? कालिदास जी से, ठीक है। अब कालिदास की जब मैं बात करता हूँ, अब जब हम कालिदास की बात करते हैं तो इनको लेकर इतिहास बहुत मौन है, ठीक है ना। मतलब कि भैया इनका जन्म स्थान क्या था, ठीक है ना, कब जन्म स्थान हुआ था, किसके राज दरबार में थे, इसको लेकर थोड़ी क्या है, हमारे इतिहास कुछ जानकारी नहीं दे पाता है ना। तो इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उनसे मिलता जुलता हम इनका टाइम पीरियड निकालते हैं, कैसा क्या है और किस जगह के इन्हें माने जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ देखिए, कालिदास को संभवतः उज्जैन का निवासी माना जाता है। कहाँ का? उज्जैन का निवासी माना जाता है। और किसके दरबार में थे? तो नरेश विक्रमादित्य के दरबार थे, ठीक है। कुछ इतिहासकार इन्हें जो चंद्रगुप्त थे, है ना, गुप्त वंश के जो शासक थे, उनके दरबार का भी मानते हैं, क्योंकि जो अश्वघोष है ना, अश्व घोष के द्वारा लिखी कृति मिलती जुलती किससे रिलेट करी? कालिदास से। कोई लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश के हैं, कई लोग बोलते हैं जम्मू कश्मीर के हैं, ऐसे अलग अलग मत है, लेकिन हम मानते हैं जब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में रीड कर रहे हैं तो कालिदास को उज्जैन का मान के रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ के थे? उज्जैन के थे। और कहाँ थे? तो भाई कालिदास उज्जैन के नरेश विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, और इन्हें क्या किया जाता है? भारत का शेक्सपियर। अब भारत का शेक्सपियर क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि जो शेक्सपियर इंग्लिश नाटक लिखते हैं ना, इंग्लिश प्ले लिखते हैं, उसमें फेमस थे। तो वहीं अपने जो कालिदास थे वो कहाँ फेमस थे? तो संस्कृत नाटक जो लिखते थे उसमें फेमस थे। तो यहाँ ये भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे? कालिदास। नाम से क्लियर होता है, कालिदास है ना, किसके भक्त रहे होंगे? काली के। ऐसी स्टोरी है कि जब कालिदास जी थे, जो शुरुआती दौर में थे, ये क्या थे? मूर्ख थे, है ना, एक मूर्ख थे। फिर इनका विवाह हो जाता है एक राजकुमारी से, क्लियर है। राजकुमारी इन्हें डांट कर क्या करती है? घर से निकाल देती है, क्लियर है। कि जाओ पहले एजुकेशन लेके आओ, ठीक है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, एजुकेशन लेके आओ। तो ये जाते हैं, फिर काली की उपासना करते हैं और काली जी इन्हें वरदान देती है, और उसके बाद फिर ये महान, आप देखेंगे, नहीं रीड कर रहे हैं मैं। चलिए, तो देखिए अब बात करते हैं कि काल को लेकर थोड़ा सा क्या है सॉरी, इनके काल को लेकर थोड़ा सा अभी हमने देखा। देखिए, पहले तो इन्हों क्या ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं, और क्या इन्हें कुछ लोग चौथी शताब्दी का मानते हैं, ठीक है ना। तो ईसा किस कहाँ के दरबार का मानते हैं? तो नरेश विक्रमादित्य। और चौथी शताब्दी के आसपास जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त कौन से वंश के? गुप्त वंश वाले, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो विक्रमादित्य की जिनको उपाधि मिली थी, उनके दरबार में जो नौरत्न थे उनमें से एक को कालिदास को बोला गया है, क्लियर है। क्योंकि उस समय जो अश्वघोष थे, है ना, अश्वघोष से जो जो कृतियां लिखी है ना, तो वो किससे मिलती? बुद्ध चरित्र लिखा है, अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। तो उससे मिलती जुलती कृति किससे रिलेटेड कर दी है आपको? कालिदास से। और तो कहाँ का बता दिया, इसलिए इसके टाइम पीरियड को लेकर थोड़ा क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है। जन्म स्थान भी विवादास्पद है ना, कि भी अभी हमने देखा कुछ लोग कश्मीर के मानते हैं, मिथिला के, मालवा के, है ना,
ठीक है, तो अलग अलग जगह के थे, ठीक। अब इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो इनके जो नाटक हैं बहुत फेमस है। वैसे तो 40 जो कृतियां हैं, लेकिन उसमें जो 7 है मुख्यतः वो किसकी मानी जाती है, कालिदास की। तो इनके नाटक देखिए, अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रम शौर्य, मालविका नाम मित्रम, खंड और महाकाव्य में है मेघदूत, कुम्हार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, ठीक है ना। अब देखिए जो अभिज्ञानम शकुंतलम है ना, अभिज्ञानम जो शकुंतलम है इसमें किसका वर्णन है, तो भैया राजा दुष्यंत है ना, किसका, राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत का नाम सुना होगा, ठीक है ना। उन्हीं का जो पुत्र रहता है भरत, उन्हीं के नाम पर भारत का जो नाम है क्या पड़ा है, भारत पड़ा है, ठीक है ना। जो राजा दुष्यंत रहते हैं किससे विवाह करते हैं, शकुंतलम से, है ना। और शकुंतलम इनके प्यार में खोई रहती है, तो राजा दुर्वासा क्या करते हैं, इन्हें श्राप दे देते हैं, ठीक है, श्राप दे देते हैं। और श्राप देते हैं तो बाद में बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, श्राप दे दिया, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी कोई चीज़ दोगे, दिखाओगे, तो उन्हें क्या सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। ऐसा नाटक दिया गया है किसमें, अभिज्ञानम शकुंतला में। तो किसकी कहानी है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है ना। इन्हीं का पुत्र भरत, जिसके नाम पे भारत देश का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद विक्रम शौर्य, मालविका नाम मित्रम, खंड खंड महाकाव्य है, मेघदूत है, कुमार संभव है, ठीक है ना। रघुवंशम है, जिसमें रघुवंशम में क्या बोलते हैं, रघुवंश किससे रिलेटेड कर दिया है इन्हें भैया की, तो राम परिवार से, है ना। रघुवंश का इतिहास इसमें देखने मिलता है। ऋतु संहार, ऋतु संहार में क्या है, तो ऋतु संहार में ऋतुओं का अद्भुत वर्णन है, ठीक है ना। ऋतुओं का अद्भुत वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 है, इन्हें आप याद रखिए, एग्जाम में पूछी जाती है ये किसकी कृतियां हैं, तो ये है किसकी, कालिदास जी की, ठीक है ना। इसमें इनने जो लिखी है, इन्हें संस्कृत में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब मानवीय जो गुण है उनका अद्भुत प्रदर्शन किया है कालिदास जी ने, ठीक है ना। मतलब एकदम नेचुरल तरीके से, है ना। अब इनकी भाषा शैली की बात करते हैं, अभी हमने बात करी इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो सरल थी। ये देखिए, कालिदास की भाषा परिष्कृत, सरल एवं भावों के अनुकूल थी। इन्होंने संस्कृत भाषा में अलंकार शैली का सहज प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का, ठीक है। इनकी विशेषता देख लेते हैं थोड़ी सी। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च कवि एवं नाटककार माने जाते हैं। अभिज्ञानम शकुंतलम, देखो अभिज्ञानम शकुंतलम संस्कृत का एकमात्र ऐसा नाटक है जिसका किसमें अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद काव्य में प्रकृति का अनुपम चित्रण है ना। यही सब चीजें हैं कि भैया किस तरह से लिखा, देखो मानवीय भावनाओं की सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उनके वर्णन की सरलता है। कालिदास के ज्ञान की विपुलता और जीवन तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की गंभीरता रचना को क्या किया इन्होंने, प्रकट किया, ठीक है ना। तो आपके जो मेंस के सिलेबस में दिया गया है, मेंस के सिलेबस में दिया गया है कि, एक मिनट, मेन के सिलेबस में आपको दिया गया है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्यों का बारे में, तो जो इन्होंने साहित्य लिखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भर्तहरि, है ना। अब भर्तहरि को लेकर भी कंफ्यूजन है कि भैया कुछ विद्वान बोलते हैं कि क्या थे, एक राजा थे और क्या थे, कवि थे। कुछ बोलते थे राजा भी हैं और क्या, कवि भी। तो इनको लेकर भी क्या है, संशय की स्थिति है। इनका काल देखिए, भर्तहरि का काल भी क्या ईसा पूर्व 72 का माना जाता है, या फिर क्या 7वीं शताब्दी के मानते हैं, ठीक है ना। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, देखिए ये रचनाएं यही याद रखिए, जो अपने इसमें लिखी है ना, बस वही आप याद रखिए, यही मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ठीक है ना। इन सारे शतकों में नाम से क्लियर है कि शतक है, तो क्या 100 श्लोकों का क्या है इसमें वर्णन है, ठीक है ना, संस्कृत में है ये। भाषा शैली वही देखिए, भर्तहरि संस्कृत भाषा में एक श्लोकी कविता है ना, एक श्लोकी कविता का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। वह एक श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे, ठीक है ना। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का। इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है वो कौन सी है, श्रृंगार शतक है, नीति शतक है और क्या, वैराग्य शतक है, ठीक है। विशेषता, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति थे, ठीक है ना। संत कवि के रूप में क्या करे हैं, जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जिस भी चीज को संभवता वाली बात आ जाती है ना, जैसे कि भैया कौन थे, राजा थे, कवि थे, तो ठीक है। तो कुछ लोग, कुछ विद्वान बोलते थे कि ये राजा अलग एक भर्तहरि थे और एक कवि और एक अलग थे। कोई बोलते थे कि ये एक ही व्यक्ति है जो राजा भी थे और कवि भी थे, ठीक है ना। तो ऐसे चीज जो संभवता वाली चीज रहती है वो एग्जाम में एकदम, मतलब आपको जो प्री के क्वेश्चन है उसमें तो देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं कि किंवदंती के कारण, किंवदंती मतलब लोक कथाओं के कारण ये चीजें हो जाती हैं कि इस समय के थे, इस समय थे, ठीक है ना, टाइम पीरियड को लेकर, ठीक है। इनके साहित्य इंपॉर्टेंट याद, जैसे उसमें अभिज्ञानम शकुंतलम, ऋतु संहार, ठीक है ना। जब उसी तरह भर्तहरि के क्या, श्रृंगार शतक, नीति शतक और क्या, वैराग्य शतक, ठीक है। उसके बाद भवभूति, है ना। इनका मूल नाम क्या था, श्रीकंठ, है ना। तो इनके पिता का नाम नीलकंठ था, तो इनका क्या, श्रीकंठ इनका क्या था, मूल नाम था, ठीक है, भवभूति, ठीक। इनका जन्म काल माना जाता है क्या, 8वीं शताब्दी का, ठीक है।
जन्म स्थान क्या था? पदमपुर। माता पिता का नाम देख लीजिए, माता का नाम था जानकर्णी और पिता का नाम क्या था? नीलकंठ। ठीक है, इनकी जो रचना है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 प्रसिद्ध नाटक, महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तम रामचरित्र। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 3 रचनाएं किसकी? भर्तृहरि की, तो वैसे 3 रचनाएं भवभूति की क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी? महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तम रामचरित्र। ठीक है, इतना साहित्य भी आप रीड कर लेंगे ना जितना अपन 2-3 वीडियो में कर रहे हैं, ये तो मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, मेंस में भी यहाँ से आप आंसर इस पर लिख सकते हैं, शैली बता सकते हैं, संभवतः कहाँ से थे, कैसा बिलोंग करते थे, क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक, उसी तरह भाषा शैली की बात करते हैं तो इन्होंने भी किसका प्रयोग किया? संस्कृत। अब सिंपल सी बात है, प्राचीन काल की बात चल रही है तो उस समय संस्कृत प्रचलित थी। ठीक, भारत में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया गया है। विशेषता क्या है? इनके नाटकों में गंभीर ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। इन्हें प्रकृति के विचार और अलौकिक विषयों से अधिक लगाव था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या थी? इनकी विशेषताएं थी। तो हम यहाँ क्या याद रखते हैं? 3 प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से? महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तम रामचरित्र। ठीक है, कौन सी शताब्दी थे? 8वीं शताब्दी के। कहाँ के थे? तो पदमपुर के। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश से साहित्य देखो, जो आपका मेन सिलेबस में लिखा गया है, मेंस के सिलेबस में लिखा गया है कि विशेष संदर्भ, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, तो आप यहाँ के साहित्य कला, वास्तुकला भी अपन कवर कर लेंगे तो यूनिट 4 इतिहास जो हम कर रहे हैं मेंस के लिए, वो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं बात बाण भट्ट की। इनको लेकर भी थोड़ा सा संचय है, लेकिन जो हमें हर्ष चरित्र मिलती है, क्या मिलती है? हर्ष चरित्र मिलती है, इसलिए हम कह लेते हैं कि भैया ये किसके दरबार में थे? तो हर्ष के दरबार में। ठीक है ना, जब हम हर्ष पढ़ेंगे, हर्षवर्धन, इनका पूरा नाम क्या था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनके दरबारी कवि के रूप में पढ़ेंगे हम किसे? बाण भट्ट को। किसे पढ़ेंगे? बाण भट्ट को। ठीक है, तो ऐसे हम किससे बिलोंग करते हैं? एमपी से बिलोंग करते हैं। कि यहाँ के थे ये? तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, देखिए तो इनका जो जन्म काल है, इनका जो जन्म काल में अज्ञात है, किसके समकालीन माना है? हर्ष के समकालीन। ठीक है, क्योंकि उनके दरबार में रहते थे, है ना। कुछ विद्वानों के अनुसार कब का मान लिया इन्हें? 7वीं शताब्दी का माना है। ठीक है, माता पिता, माता का नाम क्या था? राजदेवी था, पिता का नाम क्या था? चित्रभान था। ठीक है, रचनाएं हर्ष चरित्र, कादंबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? जिसमें हर्ष के चरित्र का वर्णन किया गया है, और कादंबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भाषा शैली क्या थी? वही संस्कृत। बाण भट्ट ने संस्कृत भाषा में गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने निरीक्षण शैली एवं अत्यंत अलंकारिक, जब हम अलंकार पढ़ेंगे हिंदी में तो उसमें देखेंगे अलंकार में रिपीटेशन होता है। ठीक है ना, तो उस शैली का इस्तेमाल किया था किसने? बाण भट्ट ने। विशेषता क्या है इनकी? लंबे लंबे वाक्य, शब्दों एवं कथा के भीतर कथा, कथा के अंदर भी कथा और उपकथाओं के प्रयोग से बाण भट्ट की जो क्षमता थी वो क्या थी? अद्भुत थी। मतलब एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी और उसके अंदर ही छोटी छोटी कहानियां। ठीक है ना, किसकी विशेषता थी? बाण भट्ट की। ठीक है, तो आज हमने प्राचीन काल के जो प्रमुख इतिहासकार हमने डिस्कस करा। कालिदास को हमने डिस्कस करा, कालिदास के बाद भर्तृहरि को डिस्कस किया, भवभूति को, और क्या? बाण भट्ट को। ठीक है, जो कालिदास थे वो उज्जैन के समीप में मानते हैं। ठीक है, नरेश विक्रमादित्य के दरबार में मानते हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञानम शकुंतला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन? आपके भर्तृहरि, और भर्तृहरि की जो शतक है, ठीक है ना, उत्तम, और उसके बाद फिर भवभूति और बाण भट्ट है ना। तो इनके जो साहित्य है वो, इन साहित्य के नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से साहित्य है। ठीक है ना, इसे चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम मध्यकालीन में जो इतिहासकार साहित्यकार हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।